नमस्कार। ज्ञान विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बसंत बाग 2 जो कक्षा 7 के लिए, और आज हमारा अध्याय नंबर 15 नीलकंठ। कल हमने इसकी जो कवित्री है महादेवी वर्मा, उनका जीवन परिचय और कुछ इस बाग का अंश पढ़ा था। बाकी आज आगे अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो नीलकंठ आपके पाठ का शीर्षक चुना गया है, यहाँ लेखिका है महादेवी वर्मा जी। वो पशु पक्षियों से बड़ा लगाव रखती है, स्नेह रखती है और अपने घर में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पालती है, देखभाल करती है। उसी में से एक वे छोटे मोर और मोरनी के बच्चे को घर पे लाती है और उनका नामकरण रखती है। तो मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा, और उसके हमेशा संग रहती थी जो मोरनी, इसलिए उसका नाम राधा रखा। तो हमने कल पढ़ा था कि मोर जल्दी ही जो बाकी जानवर से हैं उनसे खूब हिल मिल गया था, परिचित हो गया था और उसका सेनानायक के रूप में कार्य करने लगा था। प्रत्येक जो पशु पक्षी थे उनकी देखभाल करना, किस प्रकार का सहयोग किया करता था। इसी बीच में एक घटनाक्रम बताया गया था, किस प्रकार जब सांप ने खरगोश को बच्चों को अपने मुंह में लिया था तो नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे की किस प्रकार जान बचाई। अब आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। मयूर मतलब मोर जो एक वीर पक्षी है। वीर क्यों कहा है? क्योंकि अभी हमने जो पिछले घटनाक्रम देखा था सांप वाला, जिस पर खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से बचाया था, इसीलिए इसको पदवी दी गई है। निसर्ग मात्र नहीं है, मतलब दूसरों के जीवों की हत्या बिल्कुल वो नहीं करते हैं। इसी से उसे बाघ, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये लेखिका कह रही है, इसीलिए उसको बाघ या चील उसकी श्रेणी में नहीं रखकर एक वीर पक्षी की श्रेणी में रखा गया है, जिनका जीवन एक कुकर्म है। चील और बाघ के लिए बताया, बाघ के लिए बताया है कि उनका जो जीवन है वो कुकर्म के समान है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छ जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता तब उस नृत्य में एक शेष ताल ले ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम में घूमकर वह किसी एक लक्ष्य समय ठेर कर जाता था। बरसात के समय में ये मयूर की खासियत होती है कि वो जैसे ही बादल बरसते हैं या उमड़ आते हैं तो वो अपनी कला दिखाना शुरू कर देते हैं, और इसी कला का वर्णन किया गया है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। राधा कौन है? मोरनी का नाम राधा रखा गया था। तो राधा का बताया गया है कि मोर की तरह वो इस प्रकार का लेताल के साथ डांस नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसका उससे अच्छा था। आगे वे नृत्य नीलकंठ की दाहिनी और के पंख को छूते हुए बाईं ओर निकल जाते, मतलब दोनों साथ में डांस या नृत्य कर रहे थे। बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, इस प्रकार परिक्रमा में एक पूरक ताल परिचय मिलता था। दोनों मिलकर सहयोग के साथ नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता है। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत ही भाता है? मतलब लेखिका कह रही है कि नीलकंठ को ये पता चल गया था कि जो वो किसी मौसम के समय जब बादल वगैरह होते हैं उस समय कितना सुंदर वो नाचता है। तो नीलकंठ को ये पता चल गया था कि लेखिका को ये नाच बड़ा ही अच्छा लगता है या मन भावन लगता है। परंतु अचानक एक दिन वे मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही उसने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडरा कर छाता बनाकर नृत्य की भागिनी में खड़ा हो गया। कहते हैं कि एक बार जहाँ वो रहता था उस स्थान से हटकर मेरे सामने आ जाता है और अपनी नृत्य की जो कला है वो दिखाना शुरू कर देता है। तब से ये नृत्य भगिनी नित्य कर्म बन गए। और उसको ये पता चल गया था कि उसका जो नाच है मुझे बड़ा ही प्रिय है, इसलिए वो रोज नित्य कर्म मतलब हमेशा मेरे सामने नृत्य करता था। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाते थे। लेखिका बाहर भी देश विदेश में भी घूमती थी, इसलिए कहते हैं कि कभी न कहीं मेरे साथ देसी या विदेशी अतिथि जरूर घर पर आते थे। और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयभूति हो उठता था। मतलब जो भी अतिथि लेखिका के घर पे आते थे तो मयूर की इस प्रकार की कला को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। जो
विदेशी महिला वगैरह लेखिका के साथ उसके घर पर आती थी और मयूर को इस प्रकार का नृत्य करते देखती थी, तो कई महिलाओं ने परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी मयूर को दी थी। जिस नुकुली पेनी चोंच में वह भयंकर बिस्तर को खंड खंड कर सकता है, उसी में मेरी हथेली में रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता है। तो शाम को जब उसने अपनी चोंच के तीखे प्रहर से मार गिराया था, तो लेखिका कह रही है कि वही चोंच जब मेरे हाथ में से दाने खाता है, होले होले मतलब धीरे धीरे इतनी कोमल सत्ता से खाता है ताकि मेरे के हाथ वगैरह पर ना लग जाए। मतलब दोनों बातें इसमें बताई गई है। अगर दुश्मन हो तो तेज प्रहार से उसका वध भी कर सकता है, और ये साथी मतलब लेखिका है उसकी परिचित है, इसलिए वो उसके हाथ से जो भुने चने खा रहा है एकदम धीरे धीरे कोमलता के साथ ही गा रहा है। विश्व में फलों के वृक्षों में अधिक और पुष्पित पुलित वृक्ष पाते हैं, और जो बसंत ऋतु का सुहावना मौसम है वो सभी को पसंद है, और खासकर लेकिन कह रही है कि तो नीलकंठ है उसको बड़ा ही लुभावना लगता है। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों में लग जाते हैं, अशोक नए लाल पलों में ढक जाता है, तब जाली घर में वे इतना स्थिर हो उठता है कि उसे बाहर छोड़ देना ही पड़ता है। मतलब जो बसंत का मौसम आता है तो बाहर का जो सुनहरा वातावरण देखकर मोर है वो जाली घर के अंदर बंद रहना पसंद नहीं करता। तो लेखिका कहती है वो इतना आतुर हो उठता है तो उसको जाली घर से बाहर छोड़ना भी पड़ता है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सेजलहट पा लेते हैं, तब उसकी मंद केका की गुंजन अनुगुंजन तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए स्वप्न पंक्ति बनाने में लगी रहती है। ये राधा और नीलकंठ के लिए कहा गया है। इनको जो वर्षा ऋतु है काफी प्रिय है, और इसी समय वो कब बारिश आ गई पहले से ही आहट वो पहचान लेते हैं, और कहते हैं कि मयूर को बहुत दूर का दिखाई भी देता है, तो उसमें वो बड़े दोनों प्रसन्न होते हैं। फिर मेघ जितना अधिक गरजना, बिजली उतनी अधिक चमकती, बूंदों की झिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता। जिस प्रकार का वातावरण रहता उसी प्रकार वो जो मयूर है वो अपना डांस का जो वेग है वो और तेज बढ़ा लेता है। वर्षा थम जाने पर वह दाहिनी पंजे पर दाहिनी पंख और बाएं पर बाएं पंख फैलाकर सुखाता है। बारिश के समय जो उनके पंख भीग गए थे उनकी बात बताई गई है। बारिश रुकने के बाद वो पंखों को किस प्रकार सुखाता है। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच में पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते हैं। मतलब राधा और नीलकंठ की बात बताई गई तो उन्हें एक दूसरे को किस प्रकार पंखों को सुखाते हैं। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल सवर कैसे बज उठा, ये भी एक करुण कथा थी। जो इस प्रकार का सुहावना मौसम चल रहा था उसी में एक बेमेल सवर देखो क्या आया है। एक दिन मुझे किसी कार्य से ने खास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ से पहले के समान कार को रोक दिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी ये संकल्प लेकर मैंने बड़े मियाँ की विरल डाटी और सफेद डोर के कान में बंदी इन्हें कोई अपने ध्यान केंद्रित कर लिया था। जो लेखिका हमेशा मियाँ के यहाँ से पशु पक्षी जाती थी वहीं आज गई थी, लेकिन उसने पहले ही ये निर्णय ले लिया था कि आज मैं वहाँ किसी भी पिंजरे से पशु पक्षी को ना देखूंगी और ना ही लाऊंगी, केवल मात्र जो मियाँ हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रखूंगी। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान थी। उसने गूंज के बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूट इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। वहीं उसने संकल्प तो कर लिया था कि मैं आज कोई ऐसा पक्षी या पशु नहीं लेकर आऊंगी। फिर भी लेखिका ने एक वहां घायल मोरनी को देखा और उसे रहा ना गया। तो इस प्रकार के उसके जो पैर थे उसकी अंगुलियां टूटी हुई थी, वो सही ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषा में फिर दौड़ने पड़ी। मतलब वो अपना भाषण काफी शुरू कर दिया है। देखिए गुरुजी, कमक चिड़ीमार ने बेचारी क्या हाल किया है। मतलब वो उसकी स्थिति बता रहा है जो घायल मोरनी है उसकी। ये कभी चिड़िया पकड़ जाती, आंख नाई होती तो उसके सिर पर उसे पटक दे देता, पर उससे ये अधमरी मोरनी ले जाने कैसे कहूँ। कह रहा है मैंने तो उससे इसलिए ली थी ताकि आप उसकी देखभाल कर सको और अपने साथ ले जा सको।
सारांश ये है कि 7 रुपए देकर उसने अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। तो इस प्रकार की घायल मोरनी को देखकर लेखिका से रहा न गया और वो उसको 7 रुपए देकर उस घायल मोरनी को अपने घर पर ले आई है और कहती है कि वो जो मेरा कमरा था रहने का और वापस अस्पताल का रूप ले लिया है, क्योंकि उस घायल जो मोरनी थी उसका इलाज चल रहा है। पंजों की मरम पट्टी और देखभाल करने पर वे महीने भर से अच्छी हो गई। अमूल्या वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वे खूंट जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। मतलब पूरी तो कवर नहीं कर पाई, लेकिन धीरे धीरे इस स्थिति में आ गई कि वो आराम से चल सके। तब उस जालीघर में पहुंच गया और नाम रखा गया कुब्जा। जो अभी मोरनी वो टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी, उसी का नाम रखा गया है कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा वो प्रमाणित हुई थी। और नाम है कुब्जा क्यों रखा गया? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही था, इसलिए स्वभाव के अनुरूप ही उसका नाम रखा गया। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, पर कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसे राधा की कलंगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ से दूर भागता और वह उसके साथ रहना चाहती थी। मतलब जो अभी नई आई थी मोरनी जिसका नाम क्या रखा गया था कुब्जा, वो नीलकंठ और राधा को एक साथ देखना पसंद नहीं करती थी, इसलिए राधा को वो अपनी चोंच से बार बार उस पर प्रहार करती थी। और मोर मतलब नीलकंठ के साथ वो रहना पसंद करती थी, लेकिन नीलकंठ राधा के साथ रहना पसंद करता था, ना कि कुब्जा के साथ। आगे न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा के 2 अंडे दिए, उसको वह पंखों से छिपाए बैठी रहती थी। पता चला कि कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा के ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर खूंट जैसे पैरों में तब तक मतलब जो मोरनी थी जिसका नाम राधा था, उसने 2 अंडे दिए थे और अंडे की देखभाल के लिए हमेशा उनके पास पंख छितरे हुए पास में रहती थी। लेकिन जो अभी नई मोरनी है जिसका नाम कुब्जा रखा, उसने वहां से राधा को हटा दिया गया और अंडों को फोड़ दिया गया। इस कले कोलाहल में से उसने और अधिक राधा को दूरी से बेचारी नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब नीलकंठ भी बड़ा प्रसन्न था कि राधा ने अंडे दिए, लेकिन अब नीलकंठ भी निराश हो गया, क्योंकि जो कुब्जा नाम की नई मोरनी थी उसने वो अंडों को फोड़ दिया था। कई बार इस जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम के साथ शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार फिर मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। वो इस नीलकंठ की बात बताई जा रही, लेकिन का दोबारा यदि वो इस जाली घर में रहना उसको पसंद नहीं था, तो वो कहीं बाहर भूखा प्यासा पेड़ों की शाखाओं में छिपा रहता था और मैं बार बार उनको वहां से अपने घर या खिड़की के पास में लाती थी। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा ही हंसी पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। मतलब जैसा पहले था नीलकंठ, वैसा अभी उसका व्यवहार नहीं रहा। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती रही कि थोड़ा दिन बाद सब मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंखे फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ जिसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मैंने पुचकारने पर भी उसे उठने का संदेह नहीं हुआ। मतलब नीलकंठ की स्थिति बहुत ही खराब बताई गई है, और लेकिन कह रहे मैंने उसको उठाने की कोशिश की, फिर भी उसका उठने की कोई फायदा नहीं की। वास्तव नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका। उन्हें कोई बीमारी और उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शोल में लपेट कर उसे संगम ले गई, जहाँ गंगा के बीच धारा मुझसे प्रभावित किया गया। अब उसके पंखों की चंद्रिकाओं को प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा घाट एक विशाल मयूर के समान तंजनी हो उठा। नीलकंठ ने लेने पर राधा को निर्चेष्ट हो गई और कई दिन कोने में पड़ी रही। नीलकंठ क्यों मर गया इस कारण का पता नहीं चला है, ना तो उस पर कोई किसी चोट का निशान था। तो लेखिका कहती है कि कारण का पता नहीं चला, फिर नीलकंठ को वो गंगा नदी में प्रभावित कर देती। और जो उसकी सहयोगिनी थी राधा, वो नीलकंठ नहीं रहने के कारण नीचे मतलब इस स्थिति में वो हमेशा एक कोने में पड़ी रहती थी। वे कई बार भागकर लौट आया था, वह प्रतीक्षा के भाव पर द्वार पर दृष्टि देती थी। अब राधा को ऐसा लगता था कहीं नीलकंठ वापिस आ रहा है, तो हमेशा वो द्वार पर टिकटिकी लगाई उसका राह देखती रहती थी।
पूजा ने कोराल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में प्राय जाली का दरवाजा खोलते ही बाढ़ निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि शाखाओं के नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतर रही थी कि कजली, ये वहाँ जो लेखिका है उसी की कुतिया का नाम है, सामने पड़ गया। स्वभाव के अनुसार उसकी कजली पर चोंच ने प्रहार किया और परिणाम तो कजली के 2 दांत उसकी गर्दन में लग गए और इस बार उसका कलेगोरम और देश द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया नहीं जा सका। उसकी जो रोज का नित्य क्रम था चोंच मारना, तो उसने उसे कुतिया के भी चोंच मारा तो उसने उसको डंक मार दिया और वो मर गई। कौन? उपजा। आगे, ये मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में दुकली थी। अषाढ़ में अब आकाश मेघाच्छन्न थे, पर वे कभी झूले पर और कभी अशोक की डाल पर केका को तीव्र करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। मतलब वाकई से वर्षा का मौसम आया था, मेघ उमड़ कर आ रहे थे, लेकिन राधा अकेली थी तो बार बार अपनी आवाज को तीव्र करके नीलकंठ को बुला रही थी। तो ये था हमारे आज का सेशन नीलकंठ। उससे संबंधित आपको मैं प्रश्न उत्तर करती हूँ। मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? मोर का नाम उसकी गर्दन नीली होने के कारण नीलकंठ रखा गया और हमेशा मोर के इर्द गिर्द रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। इन दोनों के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया। मोर का नाम रखा नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा राधा। दूसरा क्वेश्चन है, जाली के बाड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों को किस प्रकार स्वागत किया गया? आपका जब लेक्चर शुरू हुआ था तभी ये बात आई थी कि जब मोर और मोरनी नए आगंतुक के रूप में जाली घर में गए थे तो सभी ने, जो वहाँ पहले से ही पक्षी विद्यमान थे, उसने उनका स्वागत जोर शोर से किया। अगला क्वेश्चन है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखिका को वैसे तो नीलकंठ की प्रत्येक चेष्टा अच्छी लगती थी, लेकिन उनका जो विशेष नृत्य करना था वो लेखिका के मन को बड़ा ही भाता था। और पता नहीं नीलकंठ को कैसे पता चल गया कि लेखिका को मेरा नृत्य बड़ा ही अच्छा लगता है, इसलिए वो नृत्य क्रम से लेखिका के सामने हमेशा ही नृत्य करता था। आगे, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार में बंद रहना ऐसे ने क्यों हो गया था? क्योंकि जो बसंत ऋतु है, बाहर का जो हरा भरा वातावरण है, वो नीलकंठ को बढ़ाई भावना या सुहावना लगता था, इसलिए वो अपने जालीघर में बंद रहना पसंद नहीं करता था और आतुर वो उठता था। इसलिए लेखिका जब ये बसंत ऋतु आती तो नीलकंठ को जालीघर से बाहर निकाल देती थी। एक और क्वेश्चन है आपके, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ का स्वभाव की क्या विशेषता बताई गई है? तो आपके लेसन में आया था कि एक जालीघर में अचानक एक सांप आ जाता है और पक्षी तो उसको देखकर भाग जाते हैं, लेकिन एक शिशु छोटा खरगोश का बच्चा होता है जिसको वो मुंह में निकलने की कोशिश करता है, तो आधा मुंह के अंदर होता है और आधा बाहर आता है। वो आवाज तो करता है लेकिन उसका जो स्वर है वो बहुत ही धीमा होता है। तभी नीलकंठ की जो सुनने की अति चेष्टा है उसके कारण उसको पता चल जाता है और अपनी टहनी से वो नीचे आकर अपनी चोंच से तेज प्रहार सांप पर करता है और जिससे सांप घायल हो जाता है और खरगोश के बच्चे की जान बचाता है। इसी कारण नीलकंठ की हमें कई विशेषता देखने की मिलती है, जैसे एक दूसरे का सहयोग करना। ये तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।